नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव इस हफ्ते और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते क्या चुनावी घटनाक्रम रहा, और यदि आपकी एक भी खबर चुनाव से जुड़ी इस हफ्ते छूट गई होगी तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव इस हफ्ते में हम आपको बताते हैं चुनावी अपडेट, चुनावी राउंड अप। अब इस हफ्ते की जो सबसे चर्चित खबर रही और सबसे चर्चित चेहरा रहा वो रहा कंगना रनौत का, बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का। जी हां, अब वो बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं, अभिनेत्री होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और मंडी को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद हो गया। और ये दोनों ही चेहरे, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो चाहे कंगना रनौत हो, दोनों ही इस हफ्ते चुनावी मौसम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। इसी पर बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि हर महिला सम्मान की हकदार है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आती हो और किसी भी पेशे से आती हो। उन्होंने कहा कि वो विशेष रूप से मंडी पर हुई कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी से आहत हैं। इससे पहले कंगना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने सभी प्रकार की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवा में एक क्रांतिकारी नेता तक। ये सारी बातें तब कंगना रनौत ने कही जब बहुत जबरदस्त इसे लेकर बवाल शुरू हो गया। सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट होता है, एक पोस्ट जाती है, जिसके बाद लगातार खूब बीजेपी के नेता सुप्रिया श्रीनेत को और कांग्रेस को घेरते नजर आते हैं। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक बहुत लोगों की पहुंच है, उनमें से किसी ने ये अनुचित पोस्ट कर दिया होगा। हालांकि बहुत हजम करने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी सुप्रिया श्रीनेत ने ये बात सामने रखी अपनी सफाई के तौर पर। उन्होंने कहा कि मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी है। मुझे जैसे ही पता चला, जो भी लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं जानना चाहती हूं कि ये कैसे हुआ, इसके लिए मैंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। बहरहाल ये दोनों पक्ष हमने आपको बता दिए। इस हफ्ते चुनाव, इस हफ्ते की बड़ी खबरों में ये सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई, जिसमें कि खूब चर्चा होती रही कंगना रनौत की, सुप्रिया श्रीनेत की और लोकसभा के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद हिमाचल के मंडी की भी। इस हफ्ते का दूसरा चेहरा और दूसरी खबर सबसे महत्वपूर्ण, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ये दोनों ही खूब चर्चा में रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार किया, जिसमें जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। यह कानून 2002 में बना था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार के 3 मंत्री पहले ही इसी कानून के तहत जेल के पीछे हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसमें से पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का नाम इसमें शामिल है। अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई। इस हफ्ते यह मामला खूब गरमाया है। पीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। यह कानून 2002 में बना था और 2005 में इसे लागू किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना मुख्य मकसद है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं इस पूरे मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसी भी तरह के पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी पर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी विपक्षी दल हैं वो लगातार केंद्र सरकार और ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। इस हफ्ते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने खूब सुर्खियां बटोरी और खूब जमकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहसबाजी का दौर देखने मिला। इस हफ्ते एक और खबर सुर्खियों में रही और वो थी बीजेपी की लिस्ट। आम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। सपा बसपा के बाद बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी की। बीजेपी की 5वीं और 6ठी दोनों लिस्ट आ गई। इस लिस्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मिशन 400 पार के लक्ष्य में जुटी बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद काफी मंथन के बाद कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, मुहर लगाई। पीएम मोदी के घर पर रविवार को यह अहम बैठक हुई थी और कहा यह जा रहा था कि इस मीटिंग में
यूपी के 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे। हालांकि जिस तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ी, निश्चित तौर पर यह कहा गया कि बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत बातचीत के साथ ये लिस्ट जारी हुई थी। इस लिस्ट की सबसे चौंकाने वाली जो बात थी वो ये थी कि बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया। गाजियाबाद से वीके सिंह ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी तो उनका टिकट भी कट गया। हालांकि मेनका गांधी को बीजेपी ने फिर से मौका दिया है। बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से चर्चित धार्मिक टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट दिया गया है। वहीं मुरादाबाद से सर्वेश सिंह और गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट मिला है। बीजेपी की 5वीं और 6ठी सूची जो आई, ये चर्चा का विषय रही इस हफ्ते, और सबसे ज्यादा इस लिहाज से कि वरुण गांधी समेत कई दिग्गजों का टिकट कटा, लेकिन चर्चा वरुण गांधी की खूब हुई, क्योंकि वरुण गांधी एक ऐसा नाम है, फायर ब्रांड नेता हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन अपनी ही सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है, वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। चर्चा इस बात की होती रही सियासी गलियारों में कि वरुण गांधी आखिरकार अब क्या करेंगे। वरुण गांधी क्या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे? वरुण गांधी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, नामांकन पत्र खरीद लिया था। इन सारी अटकलों के बीच वरुण गांधी की टीम की तरफ से एक बयान आया कि वरुण गांधी अब जिस तरीके से उनकी मां को टिकट मिला है सुल्तानपुर से, वो उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि वरुण के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, और सियासतदारों के दिमाग में क्या चलता है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वरुण गांधी इस वक्त तो जरूर अपनी मां के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आगे उनका राजनीतिक कद या राजनीतिक भविष्य कैसे संवरेगा इस पर भी वो सोचेंगे। इसके लिए वो क्या कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस हफ्ते वरुण गांधी सुर्खियों में रहे। चुनावी बॉन्ड, जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद चुनावी बॉन्ड का ये जो जिन्न बाहर आया हुआ है, लगातार पक्ष विपक्ष इसमें जमकर आमने सामने है। इन दिनों चुनावी बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े जो डेटा प्रकाशित कर दिए, उसके बाद आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं पक्ष और विपक्ष, यानी केंद्र और विपक्ष के तमाम दल और नेता। ये जो पूरा स्पष्टीकरण सामने आया, इसमें एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के खरीदार और भुनाने वाली पार्टी दोनों को सीरियल नंबर सहित डेटा डिटेल जो था वो शेयर किया। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सौंपे गए सैकड़ों सीलबंद लिफाफों का भी खुलासा हो गया। इस खुलासे में चुनाव आयोग ने बता दिया कि किस पार्टी ने कितनी चुनावी बॉन्ड भुनाए, और उसके बाद सियासी गलियारों में जमकर चर्चा होने लगी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो चंदा मिला हुआ है, डिटेल जब आई तो उसमें बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कांग्रेस दिखाई पड़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये डेटा सामने आया, उसके बाद इस हफ्ते जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई पड़े केंद्र के बीजेपी के नेता और विपक्ष के आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम नेता। इस बीच एक दूसरे पर वार करने से इससे भी गुरेज नहीं करते दिखाई पड़े तमाम दल, तब जबकि उन्हें भी चंदा मिला था उसके बावजूद भी बीजेपी पर हमलावर दिखाई पड़े तमाम वो विपक्षी दल के नेता और विपक्षी दल। इस हफ्ते ये खबर जमकर चर्चा में रही, और इस हफ्ते में अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा है ये निश्चित तौर पर आगे भी गर्माता रहेगा, लेकिन इस हफ्ते ये सुर्खियों में रहा। इस हफ्ते एक नाम बहुत सुर्खियों में रहा, राज ठाकरे का नाम, और कहा यह गया कि राज ठाकरे अब एनडीए के छाते के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि लगातार मुलाकातों का दौर जारी था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद ही सियासी बाजार गर्म हो गया कि बहुत जल्द एनडीए में राज ठाकरे दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तीनों नेताओं ने संभावित गठबंधन पर चर्चा की होगी। इस तरीके की चर्चा भी जमकर इस हफ्ते होती रही। आपको बता दें, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद भी ये कहा जाने लगा कि राज ठाकरे हो सकता हो 1-2 सीटों की बातचीत करके एनडीए के छाते के नीचे आ जाएं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इस बैठक में एमएनएस के वरिष्ठ नेता बाला नंदगांवकर ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच अच्छी और पॉजिटिव बातचीत हुई। 1-2 दिन में इस बैठक का विवरण दिया जाएगा। हालांकि स्पष्ट अभी तक देवेंद्र फडणवीस
की तरफ से ही नहीं हुआ है, ना ही राज ठाकरे की तरफ से कुछ भी इस तरीके की बातें सामने आई है कि वो बीजेपी या एनडीए के साथ जा रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते जमकर इस मुलाकात के बाद चर्चा होती रही और कहा यह गया कि महाराष्ट्र में एक तरफ उद्धव ठाकरे होंगे तो एनडीए गठबंधन के साथ राज ठाकरे नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर जमकर बयानबाजी की और उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो पलड़ा है या बीजेपी की जो नैया है वो बिना ठाकरे के पार नहीं लगेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि राज ठाकरे उनके साथ आए। बहरहाल राज ठाकरे इस हफ्ते जमकर चर्चा में रहे और चुनाव इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो बड़े चेहरों में वो भी शुमार हुए। चुनाव इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। अगर आप चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें देखना चाहते हैं तो आपको देखना है सिर्फ अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।